Hello everyone, your teacher Aishi Sharma welcomes you all on the channel चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हमारी क्लास 11th का इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट है। हम ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं। हम साइमल्टेनियसली इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है, वो डिमांड चैप्टर तक पहुंच चुकी है ताकि बच्चों का वो टॉपिक भी मिस ना हो माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसलिए साइमल्टेनियसली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की अब बीच में क्लासेस चला देते हैं, जिससे आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कवर अप हो जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको सारी वीडियो 11th और 12th से रिलेटेड मिल जाएंगी। आज हम अपनी फ़र्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकॉनमी की। उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपके अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस हमारे जो 2021 का सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस डिडक्ट हो गया 30%। 12th के सिलेबस में कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, बट 11th के सिलेबस में चेंजेस हैं। आपकी स्क्रीन पर सिलेबस आ गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्लासेस में भी आपका उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस कवर अप होगा एज़ पर सीबीएसई गाइडलाइन। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीसी या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं जिसको हम, वो डिडक्ट हो चुका है। उसके अलावा मैक्सिमम टॉपिक सेम है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को चलाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी इकॉनमी। सबसे पहले समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज हम। 2 क्लासेस में आपका कवर हो जाएगा ये चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इकॉनमी क्या होती है। इकॉनमी वो चीज़ होती है जिसमें जो लोगों को काम करने का ज़रिया जिससे मिल रहा है और जिससे कमाने का ज़रिया मिल जाए। काम करने का और कमाने का जब ज़रिया बनती है कोई भी चीज़, तो उसको हम अपनी इकॉनमी कहते हैं। क्लियर है। इसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर 3 चीज़ों को कंसीडर करते हैं अपने: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं जिसको हम। प्रोडक्शन वो चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। कोई भी चीज़ कंज्यूम हो रही है वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, क्योंकि चीज़ें प्रोड्यूस ही कंजप्शन के लिए हो रही होंगी। कुछ ना कुछ हमारी उसकी कंजप्शन ज़रूर होगी, चाहे वो मशीन्स हैं, चाहे वो हमारे ईटेबल कंज्यूमेबल थिंग्स हैं, कुछ भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं कंजप्शन के लिए ज़रूर यूज़ हो रही होंगी, तभी वो प्रोडक्शन के लिए होती हैं। उसके बाद इन्वेस्ट करना या कैपिटल फॉर्म करना, यानी कि कहीं पर अपने पैसे को लगाना बेटर रिटर्न्स के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन करना, वो भी हमारे इकॉनमी का ही पार्ट, क्योंकि इससे हम अर्न करते हैं, अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही होती है। तो इट मीन्स इन तीनों ही चीज़ों से हमें काम मिलता है और अर्निंग होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें कि इकॉनमी क्या होती है, इकॉनमी वो सिस्टम है हमारा जिसमें लोगों को काम करने का ज़रिया मिलता है और कमाने का ज़रिया बनता है। क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैर्सिटी का मतलब समझना। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, अभी आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं या बुक में मार्क कर लीजिए अपने। स्कैर्सिटी का एक सिंपल सा हिंदी में आप मतलब समझ लीजिए, कमी होना किसी चीज़ की, तो उसको हम स्कार्सिटी कहते हैं। इसकी पॉइंट पर चलते हैं पहले। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी, यानी कि ये कह रहा है कि लिमिटेड सप्लाई होगी इन रिलेशन टू डिमांड। जितनी चीज़ें चाहिए एक कमोडिटी से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें चाहिए हमारी इकॉनमी में, उसकी सप्लाई कम है, यानी कि जो लोगों की इच्छाएं हैं, डिमांड है, वो ज़्यादा है और उसकी जो सप्लाई है वो कम है। जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो हमारे पास कमी हो जाएगी किसी चीज़ की, यानी कि चीज़ बन कम रही है या चीज़ अवेलेबल कम है और लोगों की इच्छा उस चीज़ को लेकर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास स्कार्सिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमें 10 क्विंटल्स हमें वीट चाहिए, ठीक है, गेहूँ चाहिए हमें 10 क्विंटल। हमारे पास
डिमांड कितनी है 10 क्विंटल गेहूं की, और हमारे पास सप्लाई कितनी मान लेते हैं कि 8 क्विंटल की है। तो जो 2 क्विंटल है वो क्या है, हमारी स्कार्सिटी, कमी है ये हमारी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब होती है, जब किसी चीज़ की कमी आ जाएगी इकॉनमी के अंदर। ऑब्वियसली हमारी डिमांड्स हर चीज़ को लेकर बहुत सारी हैं। जब भी हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, हमारी जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स कुछ भी है, हमारा लोगों की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है हर चीज़ को लेकर, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। हमारे पास बाउंड्री भी लिमिटेड है, लैंड भी लिमिटेड है। हम ये तो नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड है सब कुछ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई कम है तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब कब अराइज होती है, जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होगी, ठीक है, या हमारी अनलिमिटेड वांट्स होंगी, यानी कि लिमिटलेस वांट्स चल रही हैं, कोई लिमिट नहीं हो रही इच्छाओं को लेकर, या बहुत सारी इच्छाएं हैं उसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क को ले लेते हैं। यहाँ पे मिल्क का हमारे एक तो डायरेक्टली कंजप्शन में काम आता है, या मिल्क जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, मिल्क से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कर्ड बनती है, चीज़ बनता है, बटर मिल्क बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो मिल्क को सिर्फ हम डायरेक्टली कंजप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सोर्सेज से अल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके। तो इससे भी मिल्क की कमी हो सकती है, स्कार्सिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हम अलग अलग उसको कन्वर्जन दे के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जल्दी से चलते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। लिमिटेड सप्लाई होती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, इसलिए इसको स्कार्सिटी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसको कहते हैं। इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन रिलेशन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब होती है, जब चॉइस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं और हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं जिनसे हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, और उन अनलिमिटेड इच्छाओं के भी बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे मान लेते हैं आपके पास इस टाइम 100 रुपये हैं, तो आपके रिसोर्सेज क्या हैं, 100 रुपीज़ आपके रिसोर्सेज हैं। अब आपकी वांट्स क्या क्या हैं, आपको बाहर से कुछ खाना भी है, आपको अपनी बाइक या व्हीकल के अंदर पेट्रोल भी भरवाना है, या आपको कोई स्टेशनरी का सामान भी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल चल रहे हैं हम अभी। तो यानी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अलग अलग चीज़ों में सारे पैसे एक साथ भी खर्च कर सकते हो और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी कि आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा कि अपने पैसे को कैसे खर्चा जाए। तो आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके वांट्स के, कि आपको खाने के लिए चाहिए, आपको घूमने के लिए चाहिए वही पैसा, और आपको अपनी पढ़ने के लिए भी वही पैसा चाहिए। तो मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, जो आपकी इच्छाएं हैं अल्टरनेटिव यूजेस के साथ, ठीक है। या खाने में ही मान लें अनलिमिटेड, वो खाने की ही अनलिमिटेड, आपको लिक्विड भी, ड्रिंक रिलेटेड मटेरियल भी चाहिए, आपको जो हमारा सॉलिड होता है वो भी चाहिए, आपको वो भी खाना है, और आपको लिक्विड फॉर्म में भी चीज़ को कंज्यूम करना है। तो यानी कि आपके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, खाने में भी आप एक से ज़्यादा वेराइटीज़ डिमांड कर रहे हो। क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। रीज़न क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट वन स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कमी होना रिसोर्सेज की, हमारे पास 100 रुपये ही हैं सिर्फ। सेकेंड वन अनलिमिटेड वांट्स, हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, हमें बाइक में भी स्टेशनरी भी चाहिए, बाइक में पेट्रोल भी चाहिए, हमें खाना भी है कुछ, ठीक है। अल्टरनेटिव यूजेस, खाने में भी हमें अलग अलग चीज़ें खानी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी। इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके अंदर ही पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स को अगर हम समझें तो वो एक स्टडी है सोशल साइंस की, जिसमें हम उसका एक बैलेंस स्टडी करते हैं कि कैसे हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं।
अब इसी के अंदर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी होता है, ये कोई इसके सब पार्ट्स नहीं है। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम किसको कहते हैं और नॉर्मेटिव किसको कहते हैं, ये एक जनरल सेंस में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव से बाय डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपकी स्क्रीन्स पर आ रहे हैं ये जनरली आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ईजी फॉर्म में दिए हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो जल्दी से याद हो जाएं आपको, वो आप, क्योंकि बुक में कई बार लेंदी होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, लेंदी ना करते हुए छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं जो मीनिंगफुल भी हैं और जल्दी से आप याद भी कर सको, वो वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है आपका, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है फर्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, जो आपके डेटा पर और फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। यानी कि डेटा पे और फैक्ट्स पर मतलब कि कुछ ना कुछ जो ऑथेंटिक फॉर्म में है, जो लीगल फॉर्म में है, जो फैक्ट्स प्रूवन फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो एक्चुअली में हो रहा है उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, या मान लेते हैं कि हमारी जो जीडीपी रेट है कि ड्यू टू कोविड-19 जीडीपी रेट नीचे गया इस बार हमारे इकॉनमी का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो किसी फैक्ट्स पर बेस्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू ओपिनियन एंड जजमेंट। अब हम ये कहते हैं कि 2020 जो हमारा ये 2020 ईयर है इसकी तो जीडीपी फिर भी ठीक रहेगी, 21 की जीडीपी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज हमने ईयर 2020 में कुछ भी अर्न नहीं किया, मैक्सिमम चीज़ें अर्न नहीं की, हमारी जो वर्किंग एक्टिविटीज़ थी वो बहुत कम थी। तो एक जजमेंट कर दी गई कि जो ईयर 21 होगा उसकी जीडीपी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इट मीन्स हमारी आज की प्रेजेंट जीडीपी क्या है, वो तो हमारी क्या सिचुएशन हो गई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और हमारी 21 की जीडीपी क्या हो सकती है वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये इससे भी आसान तरीके से समझते हैं। आपके 10th में कितने परसेंटेज आए, 10th का रिज़ल्ट सबका आ चुका है, दैट इज़ योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आप 12th में कितना आ सकता है, आपका कितने परसेंटेज आ सकते हैं, दैट इज़ योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा सबको। सेकेंड पॉइंट, व्हाट एक्चुअली इज़, जो एक्चुअल में है उसकी बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, या जो एक्चुअल में हो सकता है या जो एक्चुअल में था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाट एक्चुअली इज़, व्हाट एक्चुअली वाज, व्हाट विल बी। ये तीनों चीज़ें होती हैं पॉजिटिव इकोनॉमी, जो पक्का होगा ही होगा या जो पक्का था ही था, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है ना, और जो या जो पक्का है, ठीक है, उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, ठीक है, उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड। इसमें ऑब्वियसली आप फैक्ट्स के ऊपर बेस हो तो पॉजिटिव, तो आपकी स्टेटमेंट टेस्टेड हो सकती हैं, जो भी आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो उनको आप टेस्ट कर सकते हो। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेस्टेड, स्टेटमेंट क्योंकि आपकी वैल्यू जजमेंट के ऊपर है, आपके ओपिनियन के ऊपर है डिसीजन। ठीक है, फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव होता है, किसी ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली फैक्ट्स बेस्ड है। सब्जेक्टिव वन, ऑब्वियसली आपकी राय, आपका ओपिनियन, आपकी जजमेंट कंसीडर करी जा रही है तो वो सब्जेक्टिव रहेगा। क्लियर है, दोबारा से बात करते हैं। डेटा और फैक्ट्स पर बेस होता है, वो वैल्यू और जजमेंट पर बेस्ड होता है नॉर्मेटिव। वो एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उसकी बात करता है, वो हो सकती सिचुएशन की बात करता है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव है और वो सब्जेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया कि हम इकोनॉमिक्स वो होती है, इकोनॉमिक्स वो स्टडी ऑफ सोशल साइंस है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज और अपनी अनलिमिटेड वांट्स के बैलेंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो हमें इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सेम टेबल के साथ हमने क्लास 12th का जो इंट्रोडक्टरी क्लास था उसके अंदर भी हमने यही सेम टेबल करा है और अभी भी आपको यही करना है। आप 12th के लिए भी आप यही चीज़ कर सकते हो। क्लियर है, और आप इन पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हो। आप ये वाले पॉइंट्स भी कंसीडर कर सकते हो जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं, हेल्प बुक्स में दे रखे हैं, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स आपको इसमें इजी लग जाएंगे, उनको कंसीडर कर लो। कुछ आपको आपकी हेल्प बुक में इजी मिल जाएंगे, आप उनको कंसीडर कर लेना। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। एनालाइज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। इंडिविजुअल कंपोनेंट को स्टडी करता है इकोनॉमी के। क्लियर है? ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो माइक्रो लेवल पर ही स्टडी करेगा हमारी। वो कह रहा है एनालाइज द इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है और वो एग्रीगेट बिहेवियर को स्टडी करता है। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल बिहेवियर को। थर्ड वन, डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस के बारे में बात करेगा। अभी आप डिमांड चैप्टर करोगे इसके बाद, तो आपको प्राइस के बारे में बात करता है, यानी कि प्राइस क्या होगा। आपकी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस में क्या चेंजेस आते हैं, आपकी डिमांड कम हो रही है तो प्राइस में क्या चेंजेस आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकॉनमी। हमारी इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकॉनमी की, जो यानी कि इनकम में कितना चेंजेस आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंजेस आ रहा है, उसके बारे में बात होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यानी कि लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मीन्स एग्रीगेट के बारे में बात तो करता है लेकिन लिमिटेड लेवल पर बात करता है। कहने का मतलब आपका ये है, आप जब डिमांड वाला चैप्टर करोगे तो आप मार्केट डिमांड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यानी कि डिमांड में हम इंडिविजुअल डिमांड भी पढ़ते हैं और मार्केट डिमांड भी पढ़ते हैं। तो हम लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पढ़ते हैं और उसके अंदर हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पढ़ते हैं मैक्रो में। मतलब हम ओवरऑल इकॉनमी की बात कर रहे होते हैं। अभी मार्केट, इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। इस पॉइंट को हम डिमांड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 12th वाले बच्चे जल्दी इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि उन्होंने 11th में डिमांड पढ़ रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ग्रीक वर्ड से डिटरमाइन हुआ है। माइक्रोस मतलब स्मॉल होता है और मैक्रो में ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, दैट मीन्स लार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम इसलिए होता है बिकॉज हम ओवरऑल स्टडी नहीं करते इसमें, इसीलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम बनते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर जनरल इक्विलिब्रियम बनते हैं। क्लियर है? या इन पॉइंट्स को आप कट भी कर सकते हो बिकॉज ये 12th वालों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। टूल्स क्या होंगे? डिमांड और सप्लाई, ये चैप्टर्स हैं आपके जो आपको कवर करने हैं, और उनके टूल्स क्या हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है ये? होपफुली क्लास क्लियर हो चुकी होगी। जो भी बच्चे, मतलब अगर आपने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स नहीं देखा है अभी तक, वो ऑर्गेनाइजेशन तक कवर अप हो चुका है। आप उसको वहाँ पे कवर कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब थोड़ा माइक्रो हम कवर करने के बाद प्रेजेंटेशन और मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर करेंगे, क्योंकि मीन मीडियन मोड आपको फिर भी आता है, आपने 10th में किया है। So don't forget to like, share and subscribe. Stay connected, stay tuned. Thank you very much.